हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। दिस इज खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये हमारी सेकंड नंबर ऑफ वीडियो है जिसमें हम आज ऑथराइज्ड पर्सन की एक डेफिनेशन करेंगे और उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ लेंगे कि ऑथराइज्ड पर्सन की क्या पावर्स होती हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, और अगर वो अपनी कोई भी ड्यूटी को नहीं मानता है, किसी भी रूल रेगुलेशन को तोड़ता है तो उसे किस तरीके से पेनल्टी लगेगी, उस पर किस तरीके से उसकी जॉब को किस तरीके से सिक्योरिटी होगी या नहीं होगी। तो वो चीज़ आज हम पढ़ेंगे और ये चीज़ भी पढ़ेंगे कि कौन उसकी जो इंस्पेक्शन है, उसकी ड्यूटी को इंस्पेक्ट कौन कर सकता है, कौन उससे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। तो ऑथराइज्ड पर्सन के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो देखो ऑथराइज्ड पर्सन, देखो डेफिनेशन है ये, और डेफिनेशन की मेन चीज़ ये होती है कि आपको डेफिनेशन के साथ, क्योंकि ये एक्ट्स है और डेफिनेशन के साथ जितना पॉसिबल हो सके आप उसके साथ उसके सेक्शंस और सब सेक्शंस को याद जरूर रखें। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो है ऑथराइज्ड पर्सन, जिसका सेक्शन है 2 और सब सेक्शन है सी। सेक्शन 2 सब सेक्शन सी। और जो हमारी डेफिनेशन होती है उसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है कि आपको जो डेफिनेशन होती है उसको एज इट इज़ लिखना होता है। उसमें आप अपनी तरफ से किसी भी वर्ड को ऐड नहीं कर सकते और किसी भी वर्ड को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो भी पेंसिल से लिखा है वो आप नहीं लिखोगे, सिर्फ जो पेन से लिखा हुआ है वो आपकी एक डेफिनेशन है। क्या कहता है कि इट मीन्स, ऑथराइज्ड पर्सन मतलब इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा पर्सन होगा जिसे हम बोलते हैं ऑथराइज्ड डीलर, मतलब कि जिसे एक ऑथराइजेशन मिली है और वो एक डीलर है। किस चीज़ का डीलर है? फॉरेन करेंसी का डीलर है, फॉरेन एक्सचेंज का डीलर है। और ये कौन कौन से होते हैं जो ऑथराइज्ड डीलर होते हैं? वो होते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इसको आपने डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है कि ऑथराइज्ड डीलर्स। अब मैंने एग्जांपल के लिए बोल दिया कि ये बैंक्स होते हैं और हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो होते हैं। उसके बाद मनी चेंजर्स। मनी चेंजर्स क्या होते हैं? जो हमारी जो करेंसी है, जैसे इंडियन करेंसी रुपीज़ है और उसको हम डॉलर में एक्सचेंज करवाना चाहें तो दैट इज़ अ मनी चेंजर। हम अपनी करेंसी को किसी और करेंसी में चेंज कर सकते हैं। इसको कह सकते हैं हम बाय एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हम खरीदना चाहते हैं, ये सेल करना चाहते हैं फॉरेन एक्सचेंज को, तो वो हम चेंज करवा सकते हैं फ्रॉम द मनी एक्सचेंजर। ठीक है। द नेक्स्ट इज द ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट देखो क्या होती है। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट मतलब कि वो ब्रांच, जो बैंक की वो ब्रांच जो सेज में सिचुएटेड है। सेज क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये जो बैंक्स हैं वो किनको जो लोन देते हैं या किनको हमारे जो फाइनेंस है किनको प्रोवाइड करते हैं? उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री जो सेटअप की है सेज एरिया में की है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में की है, या फिर हम कहें कि वो इंटरनेशनली ट्रेड करना चाहते हैं तो उनको भी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ऑथराइज्ड पर्सन में जो ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट्स हैं उनको रखा गया है। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमने की जिसमें ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर और ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट आते हैं। इसके बाद इन्होंने कह दिया कि और कोई भी ऐसा पर्सन जिसको ऑथराइजेशन मिली है बाय द आरबीआई अंडर द सेक्शन 10(1). ठीक है। अगर किसी भी पर्सन को, कोई भी ऐसा अनदर पर्सन जिसको क्या है आरबीआई ने टाइम के चलते चलते, जैसे टाइम उनको नीड पड़ी और उस अकॉर्डिंग क्या किया, उसने ऑथराइजेशन दे दी, ऑथराइज कर दिया किसी भी पर्सन को कि वो डील कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन सिक्योरिटी में, तो उस पर्सन को भी हम क्या कहेंगे, ऑथराइज्ड पर्सन कहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, ऑथराइजेशन जब वो देगा किसी अनदर पर्सन को, आरबीआई जब भी किसी अनदर पर्सन को ऑथराइजेशन देगा तो यहाँ पर एक सेक्शन एप्लीकेबल होता है, दैट इज द सेक्शन 10 एंड सब सेक्शन 1। ये याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद देखो एक इन शॉर्ट मैंने इसको इन शॉर्ट लिखा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो ऑथराइज्ड है आरबीआई के द्वारा और वो डीलिंग कर सकता है किस चीज़ में, फॉरेन एक्सचेंज में एंड फॉरेन सिक्योरिटीज में। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप लोग एब्रीवेशन का यूज ना करें, फुल फॉर्म लिखें, क्योंकि एब्रीवेशंस आपके एग्जाम में नहीं लिखी जाती है। तो यहाँ पर देखो क्या कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आरबीआई ने क्या है ऑथराइज कर दिया कि वो डीलिंग कर सकता है किस चीज़ में, फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन करेंसी में और फॉरेन सिक्योरिटी में, तो वो क्या होगा, ऑथराइज्ड पर्सन होगा। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हम करते हैं पावर्स ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा और ऑथराइज्ड पर्सन को थोड़ा डीप में स्टडी कर लेते हैं कि ऑथराइज्ड पर्सन होता कौन है। तो ऑथराइज्ड पर्सन इज द अथॉरिटी बिलो द आरबीआई। देखो मैंने पहले ही कहा कि जो आरबीआई है वो जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसको अथॉरिटी देता है कि आप लोग जो रूल रेगुलेशन है उसके अंडर रह के काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आरबीआई है उसके अंदर ही, उसके बिलो, उसके नीचे जो काम करता है वो होता है ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन इज द अथॉरिटी, वो अथॉरिटी है जो आरबीआई के नीचे काम
काम करती है। तो देखो अब वो नीचे काम कर रही है, तो फर्स्ट अथॉरिटी हमारे पास कौन सी है, आरबीआई है, और उसके बाद क्या है, ऑथराइज्ड पर्सन आता है। तो इसी तरीके मैंने एक थोड़ा डायग्राम लिया है कि जो फर्स्ट अथॉरिटी हमारी कौन है, आरबीआई है, और आरबीआई के नीचे कौन होगा, हमारा ऑथराइज्ड पर्सन होगा। और आरबीआई क्या करती है, देखो आरबीआई के पास बहुत सारे काम होते हैं। आरबीआई ने बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, उसके नीचे बहुत सारे बैंक्स होते हैं, उनको भी कंडक्ट करना होता है। तो अब वो हर एक काम को क्या करता है, डिसेंट्रलाइज कर देता है। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई भी बैंक है, वो अगर सारा काम अपने अंडर रखता है, अपनी ही सेंट्रल एरिया, फॉर एग्जाम्पल ये इतना ही एरिया, ये सर्कल का इतना एरिया अगर वो अपने तक ही रखता है, उसे बोलते हैं सेंट्रलाइज, कि उसने अपने काम को अपने तक ही रखा है। लेकिन अगर हम कहें कि इस काम को उसने अपने नीचे कुछ लोग अपॉइंट कर लिए और उन्हें बांट देता है अपनी बर्डन को कम करने के लिए, तो इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर यही चीज़ होती है, जो आरबीआई होता है वो डिसेंट्रलाइज कर देता है, मतलब अपने काम को, अपने वर्किंग को डिवाइड कर देता है किसमें, ऑथराइज्ड पर्सन में, और जो भी उसका वर्क होता है उसे डेलीगेट कर देता है किसको, ऑथराइज्ड पर्सन को। ठीक है, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन कैन बी ऑथराइज्ड पर्सन बन सकता है आफ्टर अप्लाइंग टू आरबीआई इन रिटन फॉर्म। देखो अब सबसे बड़ी चीज़, कोई भी पर्सन अगर ऑथराइज्ड पर्सन बनना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, उसे आरबीआई को अप्लाई करना पड़ेगा, किस फॉर्म में, रिटन फॉर्म में। उसे एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि हाँ मैं ऑथराइज्ड पर्सन बनना चाहता हूँ। और सेकेंड बात ये कि किसी भी नॉर्मल पर्सन को ऐसी कोई भी उठ के आ गया कि मुझे ऑथराइज्ड पर्सन बनना है, क्या आरबीआई उसे अपनी ड्यूटी दे देगी कि हाँ तुम लोग ऑथराइज्ड पर्सन का काम करो? सो नो, ऐसा काम नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करती है जो आरबीआई है, वो किसी भी नॉर्मल पर्सन को अप्रूवल नहीं देगी। वो फर्स्टली एक एबिलिटी टेस्ट चेक करेगी कि हाँ जो पर्सन आया है, जो चाहता है कि मैं ऑथराइज्ड पर्सन बनूं, क्या वो रियल में एबल है ऑथराइज्ड पर्सन बनने के लिए। तो यहाँ पर जो एबिलिटी होती है उसको चेक किया जाता है बाय द आरबीआई। तो यहाँ पे आरबीआई जो है वो बहुत से तरह के टेस्ट लेती है। सबसे फर्स्ट वो ये चेक करती है कि जो भी पर्सन ऑथराइज्ड पर्सन बनना चाहता है वो उसका जो इंटरेस्ट है वो पब्लिक में है, कहीं वो प्रॉफिट मेकिंग के पर्पज से आया है, वो सैलरी चाहता है या कुछ भी चाहता है, लेकिन पब्लिक को कभी कोई हानि ना पहुंचा दे, कोई लॉस ना दे दे, कोई इंजरी ना दे दे। तो उस तरीके से कहते हैं कि उसका जो इंटरेस्ट है, एक जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसका पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो सोशल वेलफेयर को भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं कि उसका बेनिफिशियरी इंटरेस्ट किस तरीके का है, वो किस टाइप का बेनिफिट चाहता है, क्यों वो जॉब करना चाहता है, ये चीज़ भी देखना चाहेंगे। उसके बाद कहता है कंप्लायंस ऑफ लॉ, मतलब कि लॉ के जितने भी रूल रेगुलेशन होंगे, जितने भी कानून होंगे, जितने भी एक्ट्स होंगे, उनका पालन करे। ऐसा नहीं कि वो एक बंदा चोर हो और हम उसे ऑथराइज्ड पर्सन बना दें, ये भी नहीं होगा। कोई एक अच्छा पर्सन जिसमें कोई जो हर एक लॉ का रिस्पेक्ट करे, तो उस अकॉर्डिंगली हम क्या है, जो लॉ की पालना करे, अनुपालन लिखा है यहाँ पर, मतलब कि जो जितने भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करे, उस पर्सन को ही हम क्या है, ऑथराइज्ड पर्सन बनाएंगे। फिर क्या कहता है, कंप्लायंस ऑफ कंडीशन एंड डायरेक्शन, मतलब कि जो भी चीज़ उसे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताई जाएगी कि हाँ ये काम करना है, ये कंडीशन है, उस अकॉर्डिंग अगर वो समझ सकता है, वो उस डायरेक्शन को फॉलो कर सकता है, तो ये सारी जो टेस्टिंग होती है वो की जाती है बाय आरबीआई टू चेक दैट द पर्सन इज एबल टू डू द वर्क ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन और नॉट। ठीक है, तो यहाँ ऑथराइजेशन चेक की जाती है कि जिस भी पर्सन को ऑथराइज्ड पर्सन डिक्लेयर करना है, क्या वो उस चीज़ के लिए एबल है या नहीं है। अगर वो सच पर्सन इज नॉट एग्री फॉर एनी वन फ्रॉम सच अबव, सो दैट इट नॉट विल बी अपॉइंटेड बाय द आरबीआई एज ऑथराइज्ड पर्सन। क्या कहते हैं कि जो हमने ये 4 पॉइंट्स पढ़े, अगर इन चारों में से कोई एक चीज़ भी फॉलो ना की जा रही हो बाय द ऑथराइज्ड पर्सन, तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन को ऑथराइज्ड पर्सन के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। फिर जो मेन हमारा आता है वो ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन है। तो ऑथराइज्ड पर्सन की पावर्स क्या है, सबसे फर्स्ट पावर्स ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन। सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट इसमें क्या आता है कि मनी चेंजर। हमने पहले किया कि जो एक ऑथराइज्ड पर्सन होता है उसका काम क्या होता है, मनी चेंजर, कि वो मनी चेंज करता है, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज कर देता है। पर्सन हु एक्सचेंज द करेंसी, जो रुपी के बदले में हमें डॉलर दे दे और जो डॉलर के बदले में रुपी दे दे, और सिर्फ डॉलर ही नहीं, फॉरेन करेंसी कोई भी हो सकती है, पौंड हो सकती है या कोई भी अनदर करेंसी जो कि आरबीआई के द्वारा उसे बोली गई होगी। फिर क्या कहता है कि ये भी 2 तरीके के होते हैं, जो मनी चेंजर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर एंड रिस्ट्रिक्टिव मनी चेंजर। फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर क्या होते हैं, जो पूरी की पूरी जो हम मनी को चेंज कर देते हैं, जिनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती वो कितनी मनी को चेंज करके देंगे, जिनके पास कोई भी लिमिट नहीं है एक्सचेंज करने की, तो वो होते हैं फुल फ्लेज। जैसे कि नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कॉर्पोरेटिव बैंक्स होते हैं। तो ये कुछ एक कैटेगरीज हैं जिनमें क्या है, फुल फ्लेज मनी चेंजर की जो एक
काम करते हैं ये सारे बैंक्स, जैसे कि नेशनलाइज बैंक, कमर्शियल बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक, ये फुल फ्लेज मनी चेंजर हैं। इनसे हम कितनी भी करेंसी को, मतलब ये जो बैंक्स हैं इनके पास एक पावर है कि ये कितनी भी करेंसी को क्या है एक्सचेंज कर सकते हैं। इनके पास काफ़ी सारी जो फॉरेन एक्सचेंज होती हैं। फिर क्या कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव मनी चेंजर। रिस्ट्रिक्टिव मनी चेंजर की मतलब ये भी हमें जो मनी का एक्सचेंज करके देते हैं, लेकिन इनके पास एक लिमिट होती है। आरबीआई ने एक लिमिट सेट की है कि आप इतने ही एक्सचेंज कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। जैसे इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं क्लब महिंद्रा, 5 स्टार होटल्स जैसे होते हैं, जैसे ताज होटल हो गया, रिसोर्ट्स हो गए, तो वो भी रिस्ट्रिक्टिव मनी चेंजर में आते हैं। फिर टूरिज्म एजेंसीज होती हैं, जैसे हम फॉरेन में घूमने गए तो वहाँ पर तो रुपी चलेगी नहीं, तो हम कुछ रिस्ट्रिक्टिव अमाउंट क्या है उनसे चेंज करवा सकते हैं, तो वो टूरिज्म एजेंसीज हो जाती हैं। या हम क्या है बाहर के किसी होटल में गए तो वहाँ पर भी हमें क्या है एक्सचेंज करवा सकते हैं, किसी क्लब वगैरह में, क्लब महिंद्रा, तो यहाँ से भी क्या है मनी एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन रिस्ट्रिक्टिव होती है, एक लिमिट होती है कि वो इतना ही एक्सचेंज करके देंगे। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि हमारा जो एटीएम होता है, जो एक स्पेशल एटीएम होता है, तो वहाँ से भी हम डेबिट कार्ड का यूज़ करके हम जो पैसे हैं उसको विड्रॉल करवा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉलर। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इफ़ अ पर्सन गोज आउटसाइड इंडिया, अगर हम बाहर जाते हैं किसी भी पर्पज़ से, चाहे वो प्राइवेट पर्पज़ हो, प्राइवेट विजिटिंग हो, या फिर हम टूरिज्म के वे में गए हैं, घूमने फिरने गए हैं, उस केस में क्या होता है कि ही और शी कैन विड्रॉल ऑफ $10,000, $10,000 जो है हम निकलवा सकते हैं किसी भी फॉरेन एक्सचेंज एटीएम से। तो यहाँ पर एक लिमिट है, क्या है, $10,000 जो है वो लिमिट है फॉरेन एक्सचेंज करवाने की फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज एटीएम बैंक। ओके, तो यहाँ पर हमने एक कर लिया है, जो कि फर्स्ट हमारा था मनी चेंजर। मनी चेंजर में 2 आए, फुल फ्लेज और रिस्ट्रिक्टिव, और उसके बाद हमने डेबिट कार्ड को पढ़ा। फिर देखो सेकंड क्या कहता है, डीलर्स। ये डीलर्स वो डीलर्स होते हैं जो फॉरेन करेंसी में, फॉरेन सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं विद ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स। देखो यहाँ पर क्या होता है, द पर्सन who can deal in foreign securities on behalf of Indian investors, dealer are the main agent of dealings। यहाँ पर देखो क्या होता है कि हमारा जैसे हम हैं, जैसे मैं हूँ, माय नेम इज़ खुशी एंड मैं हूँ, मैंने क्या किया, मैंने अपने बिहाफ पे एक डीलर को अपॉइंट किया, जिसे हम बोलेंगे कि ये मेरा एजेंट है। वो क्या करेगा, मेरे बिहाफ पे कुछ जो भी सिक्योरिटीज़ है उनमें डील करेगा, ठीक है। तो वो होता है हमारा डीलर। डीलर इज़ नथिंग, जस्ट अ एजेंट, ठीक है। ये एजेंट्स ही होते हैं और कुछ नहीं होते। नेक्स्ट थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है ऑफशोर बैंकिंग। ऑफशोर बैंकिंग क्या होता है कि द बैंकिंग यूनिट विच कैन बी सेट अप इन सेज। मैंने आपको पहले भी हमारा जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसमें भी 3 ही पॉइंट्स थे। कौन से पॉइंट्स थे, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, ऑथोराइज्ड डीलर एंड मनी एक्सचेंजर, मनी चेंजर जिसे हम बोलते हैं। तो ये 3 ही पॉइंट्स थे। तो इसकी पावर्स भी 3 ही है कि एक जो पर्सन, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, उसके 3 काम हो सकते हैं, या तो वो ऑथराइज्ड डीलर हो सकता है, मनी चेंजर हो सकता है, या ऑफशोर बैंकिंग यूनिट हो सकती है। अनदर पावर्स हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्या कहता है कि एक वो बैंकिंग यूनिट जो कहाँ पर सेटअप है, कहाँ पर सिचुएटेड है, सेज एरिया में। सेज एरिया कौन से होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं। और ये जो बैंकिंग यूनिट है जो सेज एरिया में डेवलप्ड हैं, सेज एरिया में सेटअप हैं, सिचुएटेड हैं, तो ये क्या करते हैं, ये फाइनेंस देते हैं किसको, उन लोगों को जो सेज एरिया को डेवलप करेंगे। सेज डेवलपर मतलब वो लोग जो सेज एरिया को थोड़ा डेवलप करेंगे, वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, वहाँ पर थोड़ी अच्छी जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे सेज एरिया की। तो वहाँ पर क्या है, अगर उन लोगों को जो लोन चाहिए, कोई भी फाइनेंस चाहिए, तो कहाँ से लेंगे, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट से लेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो फाइनेंस होगा, अगर इंटरनेशनल इंडस्ट्री अगर हमें लगानी है, इंटरनेशनल ट्रेड करना है, उसके लिए अगर हमें कोई इंडस्ट्री लगानी है, वाइड लेवल पर अगर हमें प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए भी हम क्या है, फॉर ऑफशोर बैंकिंग से हम क्या है, जो हमारा लोन है, फाइनेंस है, वो ले सकते हैं। उसके बाद कुछ अनदर पावर्स हैं ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन। द फर्स्ट इज टू डील और ट्रांसफ़र एनी फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग करने का राइट होता है उस पर्सन को, उसकी पावर है कि वो कहीं भी डीलिंग कर सकता है, किसमें, फॉरेन एक्सचेंज में, ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी पर्सन को फॉरेन एक्सचेंज। फिर क्या कहते हैं, रिसीव पेमेंट बाय ऑर्डर। क्या करता है, कोई भी ऑर्डर हो तो उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या है, वो अपनी पेमेंट को रिसीव करेगा।
फिर क्या कहते हैं कि इस पर्सन के पास पावर होती है, किस चीज़ की पावर होती है कि ओपन करवा सकता है अकाउंट्स। अब बहुत सारे टाइप के अकाउंट्स होते हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, जैसे एनआरओ होता है, एनआरई होता है, एफसीएनआर होता है, एनआरएनआर होता है और एनआरएसआर होता है। तो ये अकाउंट्स होते हैं, ये ओपन करवाने की पावर होती है एक पर्सन के पास जो कि ऑथराइज्ड पर्सन है बाय द आरबीआई। उसके बाद क्या कहते हैं, टू सेल एंड परचेज कर सकता है फॉरेन एक्सचेंज की फॉर द करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो फॉर परमिसेबल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ये देखो दो तरह के अकाउंट्स होते हैं जब भी हम फेमा को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर दो तरह के अकाउंट्स कौन से आए, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। इसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि एक करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होते हैं जो फुल्ली परमिसेबल होते हैं। ऑथराइज पर्सन को किसी भी अथॉरिटी की, उसके ऊपर किसी भी अथॉरिटी की, आरबीआई की, किसी की भी परमिशन नहीं लेनी पड़ती। लेकिन सेकेंड जो होते हैं वो कैपिटल अकाउंट होते हैं जो कि हमारे फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। इसको हम पार्शियल कन्वर्टेबल भी बोलते हैं, और जो पार्शियल होते हैं उसमें हमें परमिशन लेनी पड़ती है। तो इस बेसिस पे कहते हैं कि इसमें जब भी हमें फॉरेन एक्सचेंज को सेल परचेज करना होगा, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में तो वो कर सकता है, और ऑल्सो किस चीज़ की ट्रांजेक्शन कर सकता है, परमिसेबल, जिसमें परमिशन उसे मिली हुई है उस कैपिटल अकाउंट की, उस कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की जो ट्रांजेक्शन है वो एक ऑथराइज्ड पर्सन कर सकता है। नेक्स्ट कहते हैं कि ड्यूटीज़ क्या है ऑथराइज्ड पर्सन की। ड्यूटीज़ ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, द फर्स्ट इज कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या होता है कि किसी भी रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है, कोई भी गाइडलाइंस है, कोई भी डायरेक्शंस हैं जो कि आरबीआई ने उसे दी हैं, तो उसे क्या है, पूरा करना है। क्या कहता है, कंप्लाई सच जर्नल एंड स्पेसिफिक डायरेक्शंस और ऑर्डर्स एज आरबीआई, जो भी आरबीआई ने स्पेसिफाइड किए हैं टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम का मतलब क्या है कि टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस होते हैं रूल रेगुलेशंस में, डायरेक्शंस में, ऑर्डर्स में, या उनके कोई भी गाइडेंस में, कोई भी जैसे चेंजेस होंगे टाइम की से, तो उसी अकॉर्डिंग क्या है, उन्हीं के अकॉर्डिंग उसे उन्हीं रूल की पालना करनी है, किसी भी रूल को तोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि परमिशन फ्रॉम आरबीआई। अगर क्या कहते हैं कि किसी भी काम को करना है ऑथराइज पर्सन को, कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है, तो उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी फ्रॉम द आरबीआई। अगर अप्रूवल क्या है उसको मिली हुई है ऑलरेडी, तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों में वो क्या है ट्रांजेक्शन कर सकता है, किसी अनदर थिंग में वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। जैसे क्या कहते हैं, नॉट इंगेज्ड इन एनी ट्रांजेक्शन विदाउट द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द आरबीआई, कि आरबीआई की अगर अप्रूवल नहीं मिली है, बिना अप्रूवल के वो किसी भी काम को नहीं कर सकता। उसके बाद क्या कहते हैं कि ऑथराइज पर्सन कैन ओनली इंगेज, जो एक ऑथराइज पर्सन है वो सिर्फ इंगेज हो सकता है किस ट्रांजेक्शन में, ओनली दूस ट्रांजेक्शन विच इन द टर्म ऑफ द ऑथराइजेशन अंडर द सेक्शन, जिस चीज़ के लिए उसे ऑथराइजेशन मिली है आरबीआई से, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को वो कंडक्ट कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। फिर कहते हैं कि कुछ अनदर ऑब्लिगेशंस हैं या ड्यूटीज़ हैं उस ऑथराइज्ड पर्सन की। तो सबसे फर्स्ट क्या कहते हैं कि टेक सच डिक्लेरेशन एंड डिस्क्लोजर। कहते हैं कि उसकी एक ड्यूटी बनती है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी टाइप का कोई भी उससे फॉरेन एक्सचेंज मांगता है, तो उसे पूरी डिस्क्लोजर लेनी है कि उस पर्सन ने क्यों उस चीज़ को मांगा है। हमने फेरा और फेमा का डिफरेंस पढ़ा था पिछली वीडियो में। उसमें हमने क्या किया था कि जो फेरा था उसमें एक पर्सन को फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं किया जाता था, लेकिन जो फेमा है उसमें एक नई चीज़ आई, क्या कि अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको फुल डिस्क्लोजर देना है, आपको पूरा बताना है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों है, आपने क्यों चाहिए आपको फॉरेन एक्सचेंज, तो ही आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन की, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, उसकी ड्यूटी बनती है, उसकी ऑब्लिगेशन बनती है कि वो पूरा डिक्लेरेशन ले, पूरा डिस्क्लोजर ले, फुल डिस्क्लोजर ले कि आपको अगर फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो क्यों चाहिए। फिर कहता है कि सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट ट्रांजेक्शन विल नॉट इंक्लूड इन द कॉन्ट्रावेंशन। कहते हैं कि जब भी वो कोई ट्रांजेक्शन करे तो वो अपने आप को पूरा सारी डीलिंग्स को अच्छे तरीके से देख ले कि कोई भी डीलिंग किसी भी तरह के कोई कॉन्ट्रावेंशन ना करे। कॉन्ट्रावेंशन होता है किसी भी रूल रेगुलेशन को तोड़ना। तो यहाँ पर कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो भी किसी भी रूल रेगुलेशन को तोड़े नहीं, क्योंकि अगर तोड़ दिया तो उस तोड़ने की वजह से जो ऑथराइज पर्सन है उसको भी कोई पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो उस पेनल्टी से बचने के लिए एक ऑथराइज पर्सन क्या करता है, जब भी ट्रांजैक्शन करता है किसी भी पर्सन के साथ, किसी को अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करवा रहा है, तो पहले पूरा सेटिस्फाई हो जाए कि कोई भी रूल रेगुलेशन तो नहीं टूट रहा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि इफ अ पर्सन रिफ्यूज टू कंप्लाई एंड रिफ्यूज टू गिव डिक्लेरेशन देन एपी मतलब ऑथराइज पर्सन शेल रिफ्यूज इन रिटर्न टू अंडरटेक द ट्रांजेक्शन। क्या कहता है कि अगर एक पर्सन, हमने ऊपर कहा कि फुल डिस्क्लोजर दो, कहता है कि अगर एक पर्सन मना कर दे कि मैं फुल डिस्क्लोजर नहीं दूंगा, मुझे चाहिए, मैंने बोला कि मुझे चाहिए लेकिन मैं
ये नहीं बता सकती कि मुझे क्यों चाहिए। तो इस केस में जो अथोराइज पर्सन है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो उस पर्सन को, जिस भी पर्सन ने उसे डिमांड किया फॉरेन एक्सचेंज की, तो उसे मना कर दे कि मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज नहीं दे सकता, लेकिन इन द रिटर्न फॉर्म। वो सिर्फ बोल के उसे मना नहीं कर सकता, वो उसे रिटर्न फॉर्म में एक एप्लीकेशन लिख के भेजे और अपने पास एक प्रूफ भी लिखे कि मैंने इस पर्सन को मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि वो फुल डिस्क्लोजर नहीं दे रहा था। तो उस ट्रांजेक्शन को कंडक्ट ना करे और रिटर्न में वो रिफ्यूज कर दे उस पर्सन को। फिर क्या कहता है, इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, कोई भी अगर रूल रेगुलेशन को तोड़ा जाता है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसे रिपोर्ट करनी होती है आरबीआई को। जैसे कोई पर्सन है, उसने रूल रेगुलेशन को तोड़ दिया है, कोई भी चीज़ को गलत कर दिया है, कोई भी उसका कंडक्ट था, कोई भी डायरेक्शन थी वो टूट गई है, तो ऑथराइज्ड पर्सन को उसी वक्त क्या है, आरबीआई को रिपोर्ट करनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे गलत हो गई है, ये रूल था और ये टूट गया है। तोड़ा किसने? मेरी गलती की वजह से टूट गया, या फिर जिस पर्सन को मैंने पैसे दिए थे उसने गलत मेरे को झूठा बताया कि मुझे इस चीज़ के लिए चाहिए, लेकिन उसने कुछ फ्रॉड कर दिया या कुछ भी। तो जो भी चीज़ है, किसी भी तरह से कोई भी रूल रेगुलेशन टूटा है तो वो आरबीआई को बताना जरूरी है। ऑथराइज्ड पर्सन बताएगा आरबीआई को। अब इसमें नेक्स्ट क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रावेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, कि अगर कोई पर्सन जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो क्या करता है, किसी भी रूल रेगुलेशन को तोड़ता है, उसको वही कहते हैं कि नियम कानून को भंग करना या उल्लंघन करना। किसी भी रूल रेगुलेशन को तोड़ता है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रावेंशन। और अगर वो तोड़ता है तो उसके क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, क्या उसे बियर करना पड़ेगा, तो वो चीज़ होती है कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब उसके क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, उसके क्या परिणाम है। तो कॉन्ट्रावेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन कहते हैं कि अगर एक ऑथराइज्ड पर्सन है, अगर वो फेल हो जाता है अपनी कंडीशन, जो भी उसके साथ कंडीशन जुड़ी हुई थी कि उसने कोई काम करना है या कोई काम नहीं करना है, अगर वो चीज़ वो पूरा नहीं कर पाता, तो उस केस में क्या होता है कि उसे कुछ पेनल्टीज पे करनी पड़ती है और उसे कुछ जो रूल रेगुलेशन है, जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी रूल है और जो डायरेक्शंस दी गई थी, वो अगर पूरा नहीं करता, उसे तोड़ देता है, तो वो क्या होगा। ठीक है, तो उस केस में दो चीज़ें आती हैं, रिवोकेशन ऑफ ऑथराइजेशन एंड पेनल्टी। रिवोकेशन ऑफ ऑथराइजेशन क्या होता है कि जो उसकी ऑथराइजेशन है, जो उसे एक काम मिला हुआ है, उसका जो भी पद है, उसकी जो भी सिचुएशन है, उसको उससे हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको उसके काम से हटा दिया जाएगा, उससे जो काम है, ऑथराइजेशन है, वो छीन ली जाएगी, तो उसे क्या बोलते हैं, रिवोकेशन ऑफ ऑथराइजेशन। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं, अगर उन रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो ऑथराइज्ड पर्सन नहीं चलता, तो उससे क्या है, उसे उसके काम से हटा दिया जाता है। सेकेंड चीज़ होती है कि उस पर पेनल्टी लगाई जाती है। पेनल्टी किस केस में लगाई जाती है? दो चीज़ें होती है इसमें। द फर्स्ट इज जब 10,000 रुपये उस पर्सन को इकट्ठे पे करने होते हैं, लमसम मतलब इकट्ठे पे करने होते हैं, प्लस 2,000 पर तक वो अपने जो रूल रेगुलेशन है उसको तोड़ता रहेगा या वो काम नहीं करेगा जब तक जो कि आरबीआई ने कहे हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, 10,000 रुपये लमसम उसे पे करने पड़ेंगे एक ही दिन में, और 2,000 रुपये पर डे, मतलब एक दिन अगर उसने नहीं उस काम को करना बंद किया, जो भी वो रूल रेगुलेशन तोड़ रहा है, अगर रूल रेगुलेशन तोड़ना बंद नहीं करता तो एक दिन के लिए 2,000 रुपये, दूसरे दिन फिर उसने वही रूल रेगुलेशन तोड़ा तो वही 2,000 रुपये। तो जब तक वो उस रूल रेगुलेशन को तोड़ना बंद नहीं करता तब तक वो 2,000 रुपये उस पर पेनल्टी लगती रहेगी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, पेनल्टी विच वाज एक्सटेंड टू 10,000, 10,000 रुपये तक उसको क्या है, पेनल्टी लग सकती है। 10,000 से कम या 10,000 रुपये तक एक्सटेंड हो सकती है, 10,000 तक, विद द एडिशनल पेनल्टी ऑफ एक्सटेंड टू 2,000 पर डे, 2,000 रुपये पर डे। कब तक? ड्यूरिंग विच द कंट्रावेंशन कॉन्टिन्यूड, जो भी कॉन्ट्रावेंशन है, जो भी उसका जो रूल रेगुलेशन है वो तोड़ रहा है, जब तक वो तोड़ता रहेगा, कॉन्टिन्यूडली तोड़ता रहेगा, तो तब तक उसे क्या है, 2,000 रुपये पर डे उसे क्या है, पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखो, रिवोकेशन का हमने किया था। रिवोकेशन में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आती है कि जब भी रिवोकेशन होगा किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन का, तो उस केस में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उस ऑथराइज्ड पर्सन को दी जाएगी, जिसे हम बोलते हैं OOBH। OOBH का मतलब ऑथराइज्ड टू बीइंग हियर्ड। ऑथराइज्ड टू बीइंग हियर्ड क्या होता है कि जैसे मैंने कोई गलती की, तो जब भी मुझे हटाया जाएगा तो मुझसे ये पूछा जाएगा कि आपने ये गलती क्यों की, क्या रीज़न था। तो मुझे अपना हक, मुझे अपनी सफाई देने का हक है कि मैंने ये क्यों किया, मुझे सुना जाएगा। इसे बोला जाता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर। तो यहाँ क्या कहते हैं, बिफोर रिवोकेशन ऑफ ऑथराइजेशन, जब भी ऑथराइजेशन से हटाया जाएगा, देयर इज अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर एक रीजनेबल अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, जिसमें हम क्या है, रीजनेबल मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हम मेकिंग अ रिप्रेजेंट इन द केस इन द मैटर, जिसमें OOBH अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, मतलब कि मेरी बात को सुना जाएगा।
इसमें इतना ही है और कुछ नहीं, ठीक है। तो दो चीज़ें ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि रिवोकेशन ऑफ ऑथराइजेशन और पेनल्टी लगती है, और पेनल्टी दो केसेस में होती है। द फर्स्ट इज 10,000 लमसम उसे देना पड़ेगा, और 2,000 पर डे उसे पेमेंट करनी पड़ेगी जब तक वो उस जो कॉन्ट्रावेंशन है उसको कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा जो आता है इस वीडियो का वो है पावर्स ऑफ आरबीआई टू इंस्पेक्ट ऑथराइज्ड पर्सन। मैंने वीडियो जब शुरू हुई थी तभी बताया था कि एक ऐसा पर्सन है जो इंस्पेक्शन करता है एक ऑथराइज्ड पर्सन पे, कि ऑथराइज्ड पर्सन जो भी काम कर रहा है वो सही से कर रहा है या नहीं कर रहा, किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड तो करना उसने शुरू नहीं कर दिया। तो इंस्पेक्शन, देखो हम स्कूल कॉलेज में होते हैं, वहाँ भी इंस्पेक्शन होती है, हायर अथॉरिटी आती है और देखती है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है या नहीं है, जो कंडीशन है, कॉलेज कंडीशन है, स्कूल कंडीशन है, वो ठीक है या नहीं है, पानी को इंस्पेक्ट किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ों को इंस्पेक्शन की जाती है। तो वही चीज़ बोलती है कि यहाँ पर भी ऑथराइज्ड पर्सन को इंस्पेक्ट किया जाएगा और उससे एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी, उससे बुक्स के रिकॉर्ड्स मांगे जाएंगे, उससे इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी कि हाँ ये चीज़ हुई है तो हमें बताओ कैसे हुई, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंस्पेक्शन और एक्सप्लेनेशन होती है। तो पावर किसकी है, सबसे बड़ी चीज़ कि कौन करेगा, जो ये इंस्पेक्शन है उसको कंडक्ट कौन करेगा, आरबीआई कंडक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एक आरबीआई ही है जो अपर ऑफ द अथॉरिटी है फ्रॉम द ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन के ऊपर कौन है, आरबीआई है, आरबीआई ने ही उसे ऑथराइजेशन दी है, तो आरबीआई ही पूरी जो गारंटी लेता है उस पर्सन की, और इंस्पेक्शन भी वही करेगा। फर्स्ट इसमें पॉइंट क्या कहता है कि आरबीआई हैज़ पावर टू कंडक्ट इंस्पेक्शन। आरबीआई के पास पावर है कि वो इंस्पेक्शन कंडक्ट कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकता है ऑथराइज्ड पर्सन पे रिगार्डिंग एनी मैटर, कोई भी मैटर हो विच इज हैज़ एग्जीक्यूटेड। तो कोई भी मैटर हो जब भी आरबीआई को लगता है कि इंस्पेक्शन करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए ऑथराइज्ड पर्सन पे, तो वो क्या है कर सकता है, आरबीआई के पास पावर है। फिर क्या कहते हैं, इन सच सिचुएशन ऑथराइज्ड पर्सन इज बाउंडेड टू गिव ऑल इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अब कोई भी सिचुएशन हो जब आरबीआई ने मांग लिया कि आपको क्या है, आरबीआई ने रिक्वायर्ड की कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दो किसी चीज़ से रिगार्डिंग, किसी पर्सन से रिगार्डिंग, कि आपने उसको इतने पैसे दिए तो क्यों दिए, क्या रीज़न था, उसे किस लिए चाहिए थे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है आरबीआई फ्रॉम द ऑथराइज्ड पर्सन। कोई भी एक्सप्लेनेशन मांग सकता है और कोई भी बुक्स मांग सकता है, क्योंकि बुक्स को एक रिकॉर्ड बनाया होगा ना कि कितने पर्सन को कितने रुपए दिए, कितने डॉलर्स दिए, कितना एक्सचेंज किया, क्यों दिया, तो वो बुक्स भी क्या है ले सकता है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, इफ़ द ऑथराइज्ड पर्सन डज नॉट कंप्लाइज द सेम। कहता है कि अगर एक ऑथराइज्ड पर्सन जो भी काम है, जिस भी काम को जिस तरीके से करना है उस तरीके से नहीं करता है, डज नॉट कंप्लाइज द सेम, जिस तरीके से सेम तरीके से करना है वैसे नहीं करता है, इट विल लीड टू द पेनल्टी 10,000। मतलब ऊपर वाली लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर वो कंप्लाइज नहीं करता तो मतलब वो किसी रूल रेगुलेशन को तोड़ रहा है, और अगर किसी रूल रेगुलेशन को तोड़ता है तो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने किया था कॉन्ट्रावेंशन, रूल रेगुलेशन को तोड़ना, उस केस में क्या कहते थे, पेनल्टी लगेगी। तो कितनी पेनल्टी लगेगी, 10,000 पेनल्टी लगती है लमसम, और 2,000 रुपये पर डे जब तक वो कॉन्ट्रावेंशन को कंटिन्यूड करता है। तो वही सेम चीज़ रिपीट होगी यहाँ पर कॉन्ट्रावेंशन और कॉन्सिक्वेंसेज की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। द फर्स्ट इज द हमने जो किया पावर्स, फिर ड्यूटीज़ की, फिर कॉन्ट्रावेंशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज, एंड द पावर ऑफ आरबीआई टू इंस्पेक्ट द ऑथराइज्ड पर्सन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑथराइज्ड पर्सन का, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो जो हमारी होगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं डेफिनेशंस को कवर करवाऊंगी, जो कि बाकी की डेफिनेशन है। आज फर्स्ट डेफिनेशन हो गई है जो कि हमारी ऑथराइज्ड पर्सन है। नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी पहुँचे, एंड सपोर्ट करते रहिए मुझे। सब्सक्राइब टू चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियो बहुत जल्दी मिल जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं और भी वीडियोज़ लाने वाली हूँ। जैसे RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, तो वो भी इसके बाद आएगा। सो वेट फॉर दिस। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।